आज हम लोग वर्ण विचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो वर्ण, इसमें आप लोग याद रखिएगा, वह मूलध्वनि जिसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सके वे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जैसे क, जैसे क, यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये सब क्या है, ये वर्ण है। इनका हम लोग और भी टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो परिभाषा के अनुसार यह जो क लिखा गया है यह वर्ण नहीं है, बल्कि यह वर्ण कब है, जब इस व्यंजन से यह स्वर बाहर निकल गया, अर्थात इसको तोड़ दिया गया। और जब तोड़ दिया गया तो यह जो टूटा हुआ भाग निकला हुआ है इसको अब नहीं तोड़ा जा सकता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यह वर्ण है जिसे अक्षर भी कहा जा सकता है। अब इसके बाद आता है वर्णमाला। तो वर्णमाला के परिभाषा में आप लोग याद रखिएगा, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये पूरे व्यवस्थित क्रम में लिखे हुए हैं, इसलिए ये सब क्या है, वर्णमाला है। अब इनकी व्यवस्थित क्रम को यदि अव्यवस्थित कर दिया जाएगा तो इनको हम लोग वर्णमाला नहीं कहेंगे। जैसे क के बाद ग कर दिया जाए, ग के बाद घ कर दिया जाए, घ के बाद ख कर दिया जाए, तो इनकी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि अव्यवस्थित हो जाएंगे, जिन्हें हम लोग वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो वर्णमाला में वर्णों के समूह व्यवस्थित होने चाहिए और क्रमबद्ध होने चाहिए, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है वर्ण का भेद। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग स्वर का परिभाषा समझेंगे। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो स्वर कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक, अब व्यंजन का परिभाषा हम लोग देख लें। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता होगी, जबकि स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाएगी। अब हम लोग व्यंजन के बारे में देखेंगे। व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत 5 व्यंजन आएंगे, यानी 5 वर्ग हैं यहाँ पर, और 5 वर्गों के अंतर्गत 5 व्यंजन आते हैं। और इन 5 वर्गों के अंतर्गत जितने व्यंजन आते हैं, अर्थात क से लेकर म तक, इन व्यंजनों को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब यह स्पर्श व्यंजन क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण के फलस्वरूप मुख के कोई ना कोई अंग आपस में स्पर्श करे तो उन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन कहेंगे। अर्थात जिन व्यंजनों को हम लोग उच्चारण करेंगे और उच्चारण के फलस्वरूप मुख में जो अंग है उनमें से कोई भी अंग आपस में क्या करेगा, स्पर्श करेगा, अर्थात आपस में छुएगा, तो वह व्यंजन किसके अंतर्गत आएगा, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएगा। और आप लोगों को मैं दिखा दूं या बता दूं कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, व्यंजन आते हैं, और उन व्यंजनों का उच्चारण किस अंग के स्पर्श के फलस्वरूप होता है, तो इसका हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लें। तो इसके अंतर्गत ये आप लोग याद रखिएगा, जैसे वर्णों का जो उच्चारण स्थान है व्यंजनों का या वर्णों का, तो जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ, पहला कंठ, उसके बाद तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ। कंठ के अंतर्गत अ, आ, क, ख, ग, घ, ग, ह और विसर्ग। तालु के अंतर्गत
ई च छ ज झ य स। मूर्धा के अंतर्गत री ट ठ ड ढ ड़ र स। दंत के अंतर्गत री त थ द ध न ल स। ओष्ठ के अंतर्गत उ प फ ब भ म। नासिका के अंतर्गत य म ङ ड़ न ङ ये आते हैं नासिका के अंतर्गत। कंठ तालु के अंतर्गत ऐ। कंठ ओष्ठ के अंतर्गत ओ औ। दंतोष्ठ के अंतर्गत व। तो ये आप लोगों को उच्चारण स्थान पता है और ये वर्ड के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, सबके बारे में मैं बताऊंगा। और ये जो ङ य ड़ न म है ये आप लोग याद रखिएगा, इन्हें हम लोग पंचम वर्ण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5वें नंबर पे आते हैं। अब यहाँ कंठ आप लोगों को पता है, तालु पता है, दंत पता है, ओष्ठ पता है, नासिका पता है। अब यहाँ ये मूर्धा क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि दंत और तालु के बीच के भाग को हम लोग मूर्धा कहते हैं। तालु और दंत के बीच के भाग को हम लोग मूर्धा कहते हैं। अब इसके बाद यह स्पर्श व्यंजन हो गया। अब इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में 4 व्यंजन आते हैं और इनका परिभाषा शब्द के अनुसार अंतः मतलब होता है बीच में, स्थ मतलब होता है स्थित, अर्थात बीच में स्थित। तो इस तरह से हम लोग इसका परिभाषा बता देंगे, कह देंगे कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है उन्हें हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे य, र, ल और व। अब इसके बाद आता है उष्म व्यंजन। उष्म अर्थात गर्म यानी गर्मी। तो इसमें हम लोग इस तरह से परिभाषित कर देंगे, कह देंगे वे व्यंजन, आप लोग याद रखिएगा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण के फलस्वरूप मुख में गर्म वायु का आभास हो उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे ये तीनों स आ जाएंगे और ह। अब इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ। तो इसमें हम लोग कह देंगे कि वे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिल करके बने हुए हो या 2 व्यंजनों से जुड़ करके बने हुए हो वे संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। जैसे कश, त्र, ज, स्र। कश ये क और स से मिला हुआ होता है, त्र त और र से मिला हुआ होता है, ज और य से मिला हुआ होता है, स्र स और र से मिला हुआ होता है। अब यहाँ हम लोग ज को देखेंगे जिसे सभी लोग ग बोलते हैं, जो कि ज और य से मिल करके बना हुआ होता है। तो इसका उच्चारण ज होना चाहिए और इसका स्पेलिंग JNA होना चाहिए, लेकिन अब वो प्रचलित हो गया है क्या, GYA। ये बहुत प्रचलित है और जिसका सभी लोग प्रयोग करते हैं इस ग के उच्चारण के आधार पर। तो यह मुख्य होना चाहिए JNA यानी ज। तो यहाँ यह संयुक्त व्यंजन है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है द्विगुण व्यंजन, जिसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त मतलब होता है गिरना। तो इस तरह से इसका परिभाषा बन जाएगा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण के प्रारंभ में जिह्वा ऊपर को उठे और उच्चारण के फलस्वरूप अंत में जिह्वा नीचे के तरफ झुके, उन व्यंजनों को हम लोग द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड़ और ढ़, और ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद आता है द्वित्व व्यंजन। ये आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में अंतर है। संयुक्त व्यंजन में अलग अलग व्यंजन जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन द्वित्व व्यंजन में समान व्यंजन आपस में जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। वे व्यंजन जो समान व्यंजन से मिल करके बने हुए होते हैं उन्हें हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा का यह आधा च और च यानी च, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यह द्वित्व व्यंजन हो गया। अब इसके बाद आता है अल्प प्राण व्यंजन। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से
वायु का वेग कमज़ोर व कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें हम लोग अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतःस्थ व्यंजन अर्थात य, र, ल, व। महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत हम लोग परिभाषा बता देंगे, कह देंगे कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से वायु का वेग अत्यधिक मात्रा में बाहर निकले, उन्हें हम लोग महाप्राण व्यंजन कहेंगे। अर्थात जब हम लोग व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो जो मुख से वायु का वेग होगा वह अधिक होगा और अत्यधिक मात्रा में वायु बाहर निकलेगी, तो वह व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आएगा। जैसे वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन और इसके बाद ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। ऊष्म व्यंजन तीनों स और ह। तो इस तरह से ये व्यंजन हो गए और व्यंजन के भेद हो गए। अब इसके बाद हम लोग स्वर देखेंगे, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा ये स्वरों की संख्या 11, जिसमें री को भी हम लोग स्वर के अंतर्गत नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि री का उच्चारण में र वर्ण आता है, जो कि क्या है, व्यंजन है, अर्थात यह स्वर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। और ठीक इसी के अनुसार यह अंग और अह को भी स्वर की श्रेणी से बाहर रखा गया है, जिसे क्रमशः अनुस्वार और इसे विसर्ग या अयोगवाह कहते हैं। यह एक और चिन्ह होता है जिसे चंद्रबिंदु कहा जाता है, अर्थात यह अंग जिसे अनुनासिक कहा जाता है। यह आ जिसके ऊपर चंद्रबिंदु नहीं बल्कि चंद्र का ये बिंदु नहीं होता है और न हो बिंदु, उस समय क्या कहलाएगा, तो यह आगत चिन्ह कहलाएगा। यह नुक्ता चिन्ह होता है, यह रेफ होता है, यह पदेन होता है। अब क्रम से हम लोग इन सब का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अनुस्वार, इसमें आप लोग याद रखिएगा वे स्वर जिसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है वह अनुस्वार कहलाता है। जैसे यह अंग लिखा गया है और इस तरह से जैसे ये शब्द बन जाता है अंग, इसका उच्चारण नाक की सहायता से, अत्यधिक यदि हम लोग प्रयोग करें तो नाक की सहायता से होगी इसका उच्चारण। अब इसके बाद आता है विसर्ग, जिसे अयोगवाह कहा जाता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि वे स्वर जिनका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे अह, जैसे ये उदाहरण है अतः। तो इस तरह से आप लोग इसमें एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जो विसर्ग होता है उसका अत्यधिक शब्दों में प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के बाद में होता है। जैसे अंतःस्थ है, यहाँ बीच में हुआ है। जैसे दुख है, वहाँ भी बीच में होता है। लेकिन अत्यधिक शब्दों में विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, शब्दों के अंत में होता है। अब इसके बाद आता है अनुनासिक। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा वे स्वर जिनका उच्चारण मुख व नाक की सहायता से होता है उसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं। जैसे चाँद, यह जो चाँद लिखा गया है, यहाँ हम लोग इसका उच्चारण क्या करेंगे, मुख व नाक दोनों की सहायता से करेंगे। अब इसके बाद आता है आगत चिन्ह। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि वे स्वर या वह वर्ण जिसका उच्चारण आ और ओ के बीच होता है वह आगत कहलाता है। जैसे कापी, तो यहाँ हम लोग इसको कापी नहीं कहेंगे या कॉपी नहीं कहेंगे, बल्कि आ और ओ के बीच का यहाँ उच्चारण करेंगे, अर्थात कॉपी। अब इसके बाद आता है नुक्ता चिन्ह। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, नुक्ता चिन्ह का भी बड़ा महत्व है। जैसे यह नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, इसको उदाहरण के अनुरूप हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ जरा 2 बार लिखा गया है, लेकिन एक ज के नीचे नुक्ता चिन्ह लगाया गया है। यदि नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है तो इस जरा का मतलब हो जाएगा थोड़ा, और यदि जैसे यह नुक्ता चिन्ह हट गया तो इस जरा का मतलब हो जाएगा वृद्ध, अर्थात बूढ़ा। तो इस नुक्ता चिन्ह का भी बड़ा महत्व है,
नुक्ता चिन्ह के कारण अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अब इसके बाद यह रेफ जैसे कर्म लिखा गया है, र यदि व्यंजन के ऊपर है, आधा र यदि व्यंजन के ऊपर है तो रेफ यदि व्यंजन के नीचे बाईं तरफ है तो यह पदेन कहलाता है, यह पदेन कहलाता है। अब इसके बाद ये तो पूरे स्वर हो गए। अब हम लोग स्वर के भेद देखेंगे। तो स्वर के भेद में आप लोग याद रखिएगा, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में आप लोग याद रखिएगा वे स्वर जिनका उच्चारण बहुत ही कम समय में होता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये दीर्घ स्वर है। अब इसके बाद आता है प्लुत स्वर। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है। इसमें दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगेगा और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। तो ओम के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगेगा, 3 गुना अधिक समय लगेगा। या इसके बाद जैसे लिखा गया यहाँ पर मोहन, तो इसका मतलब यह हुआ जब कोई व्यक्ति बहुत दूर खड़ा हुआ है जिसका नाम मान लीजिए मोहन है, यदि मोहन शब्द का हम लोग उच्चारण करेंगे तो यहाँ प्लुत स्वर का प्रयोग नजर आएगा। जैसे मोहन, ह का यदि हम लोग यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं, बहुत तेज चिल्लाएंगे तो मोहन, तो ह का हम लोग उच्चारण क्या करेंगे, ह्रस्व स्वर से 3 गुने अधिक समय में करेंगे, इसलिए यहाँ पर प्लुत स्वर है। और यहाँ ओम लिखा गया है, ओ और म के बीच में यह जो चिन्ह बनाया गया है यह 3 है, उ नहीं है, यह 3 है। और इस 3 का मतलब हुआ ओ को ह्रस्व स्वर से 3 गुने अधिक समय तक बोलना है, अर्थात ओ का उच्चारण देर तक करना है। तो इस तरह से यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ओम अर्थात यहाँ पर क्या है, प्लुत स्वर है, क्योंकि ह्रस्व स्वर से यहाँ पर 3 गुना अधिक समय लग रहा है। तो अत्यधिक शब्दों में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं मिलता है, बहुत ही कम ही शब्दों में मिलता है। अब इसके बाद आता है व्यंजन नहीं, मात्रा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, मात्रा। तो मात्रा में आप लोग बता दीजिएगा व्यंजन के साथ स्वर को प्रदर्शित करने के लिए स्वर के स्थान पर निश्चित किए गए चिन्ह व्यंजन कहलाते हैं। जब हम लोग किसी मात्रा कहलाते हैं, तो अब यहाँ पर उनको हम लोग मात्रा कहेंगे, किनको कहेंगे, तो यहाँ हम लोग उदाहरण के अनुरूप समझेंगे। तो यहाँ आप लोग याद रखिएगा यदि कोई व्यंजन है, उस व्यंजन के साथ स्वर को प्रदर्शित करना है, अर्थात हम लोग को का लिखना है, यहाँ पर क और आ नहीं बल्कि उस आ के स्थान पर एक निश्चित किया गया चिन्ह बनाए हैं, और यही चिन्ह क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। यही चिन्ह क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। तो इसकी परिभाषा, मात्रा की परिभाषा क्या हो जाएगी, व्यंजन के साथ स्वर को प्रदर्शित करने के लिए स्वर के स्थान पर निश्चित किया गया चिन्ह क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग वर्ण विचार के बारे में जानकारी प्राप्त किए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले दिन हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे।